अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी और इसी तरह एस्केप वेलोसिटी, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा हो। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये हम एक प्लैनेट ले लेते हैं अर्थ, और कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम मोस्टली सैटेलाइट कहते हैं जो किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा हो। तो लेट्स सपोज कि एक हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये है ऑब्जेक्ट ऑफ मैसन which is revolving in an orbit around earth of radius r। और ये रेडियस आर कितना बन रहा है कि यहां से यहां तक रेडियस ऑफ अर्थ है और यहां से ऊपर कोई हाइट h है। तो नेट रेडियस हमारे पास कितना बन गया, स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। अब वो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की जिस वेलोसिटी से ये इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी को? वेलोसिटी ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट with which it revolves around planet। के किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जिसकी मदद से वो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दैट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आर दैट सैटेलाइट। अब यहां मैंने प्लैनेट अर्थ लिया है, सैटेलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट एम हो सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस वेलोसिटी को हम v नॉट से शो करते हैं। इट इज represented by V naught and calculated as। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व नहीं करता। सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए कोई ऐसी फोर्स चाहिए होती है जो उसको रिवॉल्व करवाती है, खुद वो सर्कल में रिवॉल्व नहीं करता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अब यहां से सपोज ये हमारे पास सेटेलाइट है, ये सीधा स्ट्रेट इधर जाना चाहता है, बट कोई ऐसी फोर्स है जो इस रास्ते को मोड़ के इसको यहाँ ले आती है, फिर यहाँ से ये सीधा स्ट्रेट जाना चाहता है, लेकिन कोई फोर्स है जो मोड़ के इसको वापस यहाँ ले आती है। और वो फोर्स कौन सी है? यहाँ इन केस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एफ जी। ठीक है। और यही फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ प्रोवाइड कर रही है इस मैस को, जिसकी वजह से ये सर्कुलेट कर रहे हैं। तो फिर इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Here, necessary centripetal force, FC mean necessary centripetal force, is provided by gravitational force of अर्थ। ये इस केस की बात कर रहा हूं, बाकी अगर मून होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, सन होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, बट मैंने यहाँ अर्थ ली है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ टू object of mass m which is revolving around earth
ऑफ रेडियस आर के इस ऑब्जेक्ट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है जो कि इस अर्थ के अराउंड घूम रहा है, और जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है इसका रेडियस कितना है आर, और आर कितना है आर प्लस एच। देन तब क्या हो जाएगा कि necessary centripetal force is provided by gravitational force, mv square divided by r is equal to gm into mass of object divided by r square। अब यहाँ ये जो वेलोसिटी ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आर और ये आर आपस में कैंसिल, ये एम और ये एम कैंसिल, तो वी नॉट का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया जी एम डिवाइडेड बाय आर, और यहां से वी नॉट क्या आ जाएगा, दोनों साइड रूट ले लो, जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट। ये हमारे पास कोई भी वेलोसिटी ऑर्बिटल किसी भी सैटेलाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी भी दूसरे प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब नेक्स्ट इसका फिर इसका केस एक स्पेशल केस बन जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। वो स्पेशल केस क्या है कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट की वी नॉट है, बट अगर इस वेलोसिटी को कम करते करते एक ऐसे पॉइंट पे ले जाएं कि जिस वैल्यू से कम करेंगे तो हम वो ऑब्जेक्ट घूम ना सके, वो सीधा अर्थ की सरफेस से आकर स्ट्राइक कर ले, लाइक स्पेशल केस क्या बनेगा, सपोज करो कि ये मेरे पास अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं विद वेलोसिटी v, कोई वेलोसिटी v से फेंक रहा हूं, लेकिन इस वेलोसिटी से अगर मैं फेंकूंगा तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। वेलोसिटी को मैं बढ़ाऊं तो रेंज इसकी बढ़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और वेलोसिटी बढ़ाऊं तो और रेंज बढ़ेगी, तो ये आके यहाँ को स्ट्राइक करेगी, और वेलोसिटी बढ़ाऊं तो और रेंज बढ़ेगी और ये आके यहाँ को स्ट्राइक। लेकिन अगर इससे मैं और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाऊं इसकी, तो एक वेलोसिटी ऐसी मेरे पास आएगी कि वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं अराउंड अर्थ तो ये अर्थ की सरफेस से ना टकराए बल्कि अर्थ के अराउंड घूमना स्टार्ट कर ले, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ये मिनिमम वेलोसिटी है, अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड घूम नहीं सकेगा बल्कि जाके अर्थ की सरफेस से स्ट्राइक कर लेगा, और ये मिनिमम वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी पे जो ये रेडियस बन ये ऑर्बिट बन रहा है इसका कर्वेचर और अर्थ का कर्वेचर आपस में मैच कर जाए, कि जितना कर्वेचर अर्थ की जितनी बेंडिंग अर्थ में है इतनी ही ये ऑब्जेक्ट भी बेंड होगा, और करते करते ये सर्कुलेट करेगा और अर्थ की सरफेस से टकराएगा नहीं। लाइक देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये इतना सा कर्व पाथ अख्तियार करते हैं कि मैं सरफेस से टकराऊं तो अर्थ की सरफेस भी इतनी ही कर्व्ड हो जाती है आगे से। अब यहाँ पहुंच के ये इतना और कर्व्ड होता है कि मैं सरफेस से टकराऊं तो अर्थ की सरफेस भी इतनी कर्व्ड, यहाँ पहुंच के ये इतना और मुड़ता है तो अर्थ की सरफेस भी इतनी ही कर्व्ड, यहाँ पहुंच के ये और इतना कर्व्ड होता है तो अर्थ की सरफेस भी इतनी कर्व्ड। तो ये जितना भी कर्व्ड हो रहा है तो अर्थ की सरफेस भी इतनी ही कर्व्ड है, जिसकी वजह से दोनों कर्वेचर आपस में मैच कर जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थ की सरफेस से जाकर टकराता नहीं। और वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे ये रिवॉल्व करता है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तो ये घूम नहीं सकेगी। मीन ऑर्बिटल वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की उस मिनिमम वैल्यू से वैल्यू कम होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकता। फिर हम इसको कैसे डिफाइन करें क्रिटिकल वेलोसिटी को? क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसकी मदद से वो ऑर्बिटिंग कर रहा है। अगर उससे कम वेलोसिटी होगी तो वो ऑब्जेक्ट जाकर अर्थ की सरफेस से टकरा ले। तो मिनिमम वेलोसिटी
which is required to object to orbiting around Earth। कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए था कि वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर सके, वो मिनिमम वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी हम कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीसी। इसको हम वीसी से शो करते हैं। वीसी मीन क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर इस वैल्यू से वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी तो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से स्ट्राइक कर ले, और इस वैल्यू पे जो हमारे पास ऑर्बिट बनेगा इसका कर्वेचर और अर्थ का कर्वेचर आपस में मैच कर जाते, और इससे अगर हम वेलोसिटी ज्यादा करना स्टार्ट करें, लाइक ये हमारे पास आ गई क्रिटिकल वेलोसिटी, इससे वेलोसिटी अगर ज्यादा करेंगे तो तब भी ऑब्जेक्ट घूमेगा अर्थ के अराउंड, लेकिन जिस रेडियस में घूमेगा वो रेडियस बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ इस क्रिटिकल वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें? हमारे पास ये हमारे पास आ गई है ऑर्बिटल वेलोसिटी gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। r की वैल्यू सेंस r किसके इक्वल है? r प्लस h। अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि डी जो हमारे पास जिस वैल्यू से अगर कम हो जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू तो ये ऑब्जेक्ट घूमना बंद कर दे, बल्कि आकाश की सरफेस से स्ट्राइक करे। अब इस वेलोसिटी को हम निकालेंगे कैसे? देखो, एक बात है कि ये मिनिमम वेलोसिटी है जिससे ऑर्बिटिंग कर रही है बॉडी। मिनिमम वेलोसिटी है तो ऑर्बिटिंग अगर बॉडी कर रही है तो ऑलमोस्ट नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ कर रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका सेंटर है। अब यहां ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, के ये है ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद क्रिटिकल वेलोसिटी vc, ये ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, और ये इसका टोटल डिस्टेंस है r, और यहां से ऊपर वाला डिस्टेंस h है। बट यहां इस केस में हम r प्लस h को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि r हमारे पास कितना होता है? 6400 किलोमीटर, और क्रिटिकल वेलोसिटी से जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग करता है अर्थ के अराउंड तो वो ऑलमोस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ रिवॉल्व करता है, तो हाइट बहुत कम बनती है, 100 टू 200 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर में 100 या 200 किलोमीटर कोई खास मीनिंग नहीं रखता, इसलिए हम h को निगलेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि r प्लस h अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r होती। देन तब इस केस पे जब r प्लस h r जितना हो जाता है तो हम कहते हैं ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी है, और इससे कम अगर वेलोसिटी होगी तो बॉडी सीधा अर्थ की सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी, ऑर्बिटिंग नहीं करेगी। तो ये वाली वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी ऑर्बिटल, कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज नाउन एज क्रिटिकल। तो इस केस में जो v नॉट है वो बन जाते हैं vc, और किसके इक्वल आ जाएगा? gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। r प्लस h यहाँ r जितना है। अब सिंस एक और चीज हमने पढ़ी है कि g किसके इक्वल होता है? स्मॉल g, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर में m मीन मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ r स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? r से इस r से मल्टीप्लाई भी किया, और ये एक r ऊपर मल्टीप्लाई, मीन का r से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, डिवाइड वाला r इस r से मिला तो r स्क्वायर, ऊपर वाला r सेम एज इट इज रहेगा। अब इस सब की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? g, तो ये हमारे पास होगी g ऑफ r। अब क्रिटिकल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं g 9.8 r 6400 किलोमीटर, तो क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर हम इस किसी भी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर बिलो दिस वैल्यू अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो वापस आके अर्थ पे स्ट्राइक कर लेगा, वो रिवॉल्व नहीं करेगा, उसका कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर से मैच नहीं करेगा बिलो दिस वैल्यू। इस वैल्यू पे जाकर वो रिवॉल्व करना स्टार्ट।
अगर इस वैल्यू से हम बढ़ाएं, वेलोसिटी को ज्यादा करें, तब बड़े रेडियस वाले ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करे, और ज्यादा करें तो और बढ़े, करते करते अगर हमारे पास ये अर्थ है और ये इसका फील्ड है, सपोज करो कि हम ने पहले वेलोसिटी दी क्रिटिकल वेलोसिटी, तो यूं रिवॉल्व करना स्टार्ट, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी से हमने वैल्यू बढ़ाई तो बड़े रेडियस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व किया, और बढ़ाई और बड़े रेडियस वाले ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट ने रिवॉल्व किया, और बढ़ाएंगे तो सपोज वो फील्ड से बाहर चला गया, वो ऑब्जेक्ट किधर चला गया, फील्ड से बाहर। तो वो वेलोसिटी जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के फील्ड से बाहर चला जाता है उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप आउट हो गया। और जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि एस्केप वेलोसिटी हमारे पास कैलकुलेटेड है कि वो वेलोसिटी कि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, एक टाइम आएगा कि ऑब्जेक्ट फील्ड छोड़ के उस प्लैनेट का बाहर चला जाए, और वो वेलोसिटी जिस पे वो फील्ड छोड़ कर बाहर चला जाएगा उसको हम कहते हैं एस्केप, और ये होती है रूट ऑफ 2 g, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से स्टार्ट करेगी ऑर्बिटिंग करना, फिर करते करते जो हम बढ़ा रहे हैं तो ऑर्बिट का रेडियस बढ़ रहा है, करते करते 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तक ये रिवॉल्व करेगी, और जब वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को अप्रोच कर जाएगी या इससे बढ़ी तो फिर ऑर्बिटिंग करना बंद और ऑब्जेक्ट एस्केप आउट हो जाएगा, मीन फील्ड से बाहर निकल जाएगा इस वेलोसिटी या इससे ज्यादा वेलोसिटी। ठीक, लेकिन इन दो के दरमियान 7.9 से ग्रेटर और 11.2 से कम अगर वेलोसिटी होगी तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट उस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। क्लियर है? अब अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा तोड़ के लिखूं, v escape is equal to root of 2 root of gr, तो मेरे पास क्या बनता है, v escape root of 2 root of gr का मुझे पता है, v क्रिटिकल है, तो इसका मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ऑर्बिटिंग करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, मिनिमम वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, एस्केप वेलोसिटी मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी के रूट ऑफ 2 टाइम्स, कि अगर मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी के रूट ऑफ 2 टाइम्स हम वेलोसिटी को बढ़ा दें तो ऑब्जेक्ट बजाय इसका कि वो ऑर्बिटिंग करेगा वो इस फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाएगा, अर्थ के फील्ड को छोड़ के एस्केप आउट हो जाएगा, और जब ये ऑब्जेक्ट एस्केप आउट हो जाते हैं तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी हो जाती है, 0। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सपोज करो कि ये सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैस है मैस का, तो इसकी यहाँ एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी मैस ऑफ अर्थ मैस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर। लेट्स सपोज कि ये एनर्जी है -200 जूल। अब -200 जूल से इस अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है इस फील्ड के अंदर, सपोज करो कि हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं +200 जूल, तो +200 जूल सप्लाई की तो ये इस फील्ड से बाहर स्केप आउट, तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी होगी, -200 जूल +200 जूल 0 जूल, मीन कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी प्लैनेट के फील्ड से बाहर निकल जाता है तो उसके पास नेट एनर्जी कितनी हो जाती है, 0, और उसके फील्ड के अंदर बी आर पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी 0 ही होती है। कैसे? जितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है इतनी ही काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, और नेट एनर्जी उसके पास इतनी है जितनी फील्ड के बाहर है, फील्ड के बाहर 0 एनर्जी, तो इतनी होती है हर पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट आपसे ये ऐसी क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तो ऑब्जेक्ट प्लैनेट की जाके सरफेस स्ट्राइक करेगा, वो रिवॉल्व नहीं करेगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी हम प्रोवाइड करें तो वो ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट कर देगा, और वो जिस रेडियस में ऑर्बिटिंग करेगा वो रेडियस क्लोजेस्ट टू दी सरफेस होगा, उससे क्लोज कोई भी रेडियस मतलब कोई भी ऑर्बिट उससे क्लोज नहीं हो सकता। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से हम वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं तो तब भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व ही करेगा, लेकिन रेडियस हायर रेडियस वाले ऑर्बिट्स में रेडियस उनका बढ़ता जाए। सपोज करो कि ये क्रिटिकल के लिए अगर रेडियस है तो इस वेलोसिटी से हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इस रेडियस में रिवॉल्व करेगा या इस रेडियस में या इस हायर में, लेकिन कब तक रिवॉल्व करता रहेगा,
जब तक उसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड नहीं पहुंची। जब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी तो वो ऑब्जेक्ट छोड़ के फील्ड, अर्थ के फील्ड को बाहर चला जाएगा और फिर वो रिवॉल्व नहीं करेगा और नेट एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक, और उसके बाद स्टेप और मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स इट। बाकी इसमें से टाइम पीरियड वगैरह के बारे में, सैटेलाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड कितना होगा, वो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं कैसे, कि अगर आपको पूछा जाता है टाइम पीरियड निकालो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिवॉल्व कर रहा हो, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि ये एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है। सपोज ये है मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व कर रहे, तो ये इस पूरे ऑर्बिट में एक चक्कर कब लगा, लेट्स सपोज कि इसका रेडियस आर, तो ए कंप्लीट साइकिल का मतलब है टोटल लेंथ इसने कितनी कवर की, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और वेलोसिटी इसकी कितनी है, सपोज वी ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसकी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सिंस एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, एस इक्वल टू वी टी, क्योंकि यूनिफॉर्मली मूव करे, तो यहां से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, एस बाई वी नॉट। तो एस क्या होता है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी नॉट, हमने निकाला हुआ है रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जी इंटू mass ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, वो शॉर्टकट एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाता है, वो मैं निकाल लेता हूँ। देखें, जो सबसे नीचे आर आपके पास आ रहा है, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, आर डिवाइडेड बाय जी एम डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 1/2, ठीक है, तो यहाँ ऊपर आर की वैल्यू 1 है, ये नीचे आर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ये भी सबसे ऊपर चला जाएगा, इनटू आर की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जीएम की वैल्यू 1/2 एज इट इज रहेगी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, वैसे सेम पावर एडेड हो जाती है, तो 2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जीएम। अब जीएम तो कांस्टेंट है, जीएम क्या है, जी भी कांस्टेंट है, mass of earth भी कांस्टेंट, इट मीन टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ इन सैटेलाइट इन विच इट इज ऑर्बिटिंग। तो अगर यहां से मैं दोनों साइड स्क्वायर, तो टी स्क्वायर और स्क्वायर इधर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब। तो ये एक आपसे मोस्टली पूछा जाता है कि किसी भी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे उसकी पावर 3। क्लियर है। अब आपसे ये चीज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम रेडियस को 2 टाइम कर लें, 3 टाइम कर लें, 4 टाइम कर लें, टाइम पीरियड का क्या फर्क पड़ेगा, तो वो आपने निकालना है इस रिलेशन से। चूंकि जीएम तो कांस्टेंट है, जी और एम की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, आर की वैल्यू चेंज करके टाइम पीरियड को हम चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन आपने अभी इस रिलेशन को देखें, T is directly proportional to R bar 3/2। अब यहां से आपको ये पूछा जा सकता है कि टी स्क्र आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है या आर क्यूब टी स्क्र के प्रोपोर्शनल है, तो डिफरेंट एमसीक्यूज इसके बनाकर आपको पूछी जा सकती। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अगर हम आर की वैल्यू 2 टाइम्स करें, लाइक यहाँ, ठीक, आर की वैल्यू 2 टाइम्स करें, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम आर को कर लें 2R, तो 2R करेंगे तो इधर R है, तो R की जगह 2R लिखेंगे, तो 2R की पावर क्या आ जाएगी, 3/2, तो 2 की पावर 3/2 इंटू R की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 3/2 टाइम हमारे पास टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, कि नहीं, टाइम पीरियड फिर कितना आएगा, T प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू 2 की पावर 3/2 इंटू आर की पावर 3/2। अब आर की पावर 3/2 से पुराना टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है, तो न्यू टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू 2 की पावर 3/2 इंटू
ओल्ड। तो अगर हम रेडियस को 2 टाइम बढ़ा दें तो टाइम पीरियड हमारे पास 2 की पावर 3/2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आपने खुद कैलकुलेट करने हैं, कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है इससे लिमिट। तो नेक्स्ट आपसे जो सेटेलाइट है, सेटेलाइट के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स इट।